अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तानी फौजी सरबराह का इश्तियाल अंगेज बयान। भारत ने किया मुस्तरद, कहा मकबूजा इलाकों से पाकिस्तान तख्लिया करे। मुतनाज़ा वक्फ कानून के निफाज पर सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी आयत की पाबंदी, अदालत उज़्मा की आर्जी रोक का मुस्लिम कायदीन और तंजीमों ने किया खैर मकदम। मुसलमानों की फलाह व बहबूद की बात करने वाले मसाजिद मस्मार करते हैं। PDP कन्वेंशन में भाजपा पर महबूबा मुफ्ती बरस पड़ी। एस दौलत की किताब पर NC को भी बनाया तनकीद का निशाना। मेरी किताब में फारूक अब्दुल्ला की तारीफ है, तनकीद नहीं। साबिक रॉ चीफ की वजाहत। मीडिया ने साबिक रॉ सरबराह के तबसरे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी के मुंतजिर हैं। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बयान, कहा हम उनका दिल से करते हैं इस्तकबाल। और श्रीनगर और गांधरबल में कई एक मुकामात पर साइबर पुलिस ने मारे छापे। साइबर जराइम से मुताल्लिक़ की गई छानबीन। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है। नई नस्ल को पाकिस्तान की कहानी आपको अपने बच्चों को ज़रूर बताना है। पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह ने भारत के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर एक इश्तियाल अंगेज़ खिताब किया है। पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में मुनक़िदा एक फ़ौजी तक़रीब को मुखातिब करते हुए पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो क़याम पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं ताकि वो पाकिस्तानी कहानी ना भूलें। हमारे आबा व अजदाद की ये फ़िक्र थी कि हम हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, हम ज़िंदगी के हर शोबे में उनसे मुख्तलिफ हैं। हमारा मज़हब, सक़ाफ़त, रिवायत, रहन सहन, सोच, फ़िक्र और मक़ासिद सब कुछ उनसे मुख्तलिफ है। यही वजह है कि जिसके पेश नज़र दो कौमी नज़रिए को अपनाया गया। ये दो कौमें हैं, ये एक नहीं हैं। यही वजह थी कि हमारे आबा व अजदाद ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हुए इस मुल्क का क़याम अमल में लाया और हम भी इसके लिए अपनी कुर्बानियों को पेश कर रहे हैं। हम अपनी हिफाजत और दिफा को अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए कहा है कि इसका क़िला कमा किया जाएगा। इन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज का जिक्र करते हुए इस पर इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के पेशानी का झूमर है, इसको किसी की 10 नस्लें भी छीन नहीं सकती। हम दहशतगर्दों को बहुत जल्द जहन्नुम रसीद करेंगे। इन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर और कश्मीरियों को नहीं छोड़ सकते। भारत ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह के कश्मीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान को सख्ती से मुस्तरद किया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा उमूर के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी फौजी सरबराह के कश्मीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर सवाल के जवाब में कहा है कि किस तरह कोई भी बैरूनी शहरक हो सकती है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ महज यही है कि वो जम्मू कश्मीर के मकबूजा इलाक़े से तख्लिया कर दे। Question on the comments. See, how can anything foreign be there in a jugular vein? It is this is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. Krishna Mohan ji,
मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के नए एक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। मोदी हुकूमत की जानिब से वाज़े किए गए नए वक्फ कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बशमूल दीगर मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से चैलेंज किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को आइंदा समाअत तक नए कानून पर आर्जी इम्तना आयद करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो मरकज़ की जवाबदेही के बाद हर समाअत में 5 दरख्वास्तों की समाअत करेगी। कई दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत नहीं की जा सकती। मरकजी हुकूमत की जानिब से पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमती मौक़िफ़ की जवाबदेही के लिए अदालत उज़्मा से 7 दिनों का वक्त तलब किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ा किसी भी रद्दबदल और तब्दीलियों पर ता हुक्म सानी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आर्जी इल्तिवा पर मुस्लिम तंजीमों और नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने खैर मकदम किया है। मुतनाज़ा नए वक्फ कानून से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बैरिस्टर अवैसी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूज़र्स की बर्खास्तगी पर रोक और सेंट्रल वक्फ काउंसिल स्टेट वक्फ बोर्ड की तश्कील पर रोक लगा दी है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि इन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की हमेशा मुखालिफत की और इस बिल की कुछ और शक़ों को मानने का सवाल ही नहीं होता। हम बिल के मुकम्मल तौर पर मुखालिफत करते हैं। नया वक्फ कानून दफ़ा 25, 26, 14, 15 और 29 के खिलाफ है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज के पहले आप सेटिस्फाई है आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29.
So our legal battle will continue to ensure that this act, PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में PDP के मुनक्किदा कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए नए वक्फ कानून की सख्त मुखालिफत की। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए फलाह व बहबूद की बात करने वाली भाजपा वक्फ ज़मीन पर कब्ज़ा और मसाजिद को मस्मार करती है। इन्होंने भाजपा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश में मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, वक्फ जायदादों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र करते हुए उनकी मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि ये मुल्क हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सभी का है। हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारे साथ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारे साथ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हारे साथ। ये यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी विरासत है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव के साथ अशफाकुल्लाह भी फांसी पे चढ़ गया। इसलिए आप इसको मुगलों की विरासत समझ के कब्रें खोदना शुरू कर दिया आपने। हाँ, मुगलों की विरासत है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, जहां करोड़ों लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे, वो आपको दाएं बाएं जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना उन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह थे, वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे, आपके राजवाड़ों के साथ जोड़ते थे। इसलिए कब्रें मत खोदो, आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, उनसे पूछताछ करो। इस वक्त जब इन्होंने वक्फ बिल लाया, क्यों लाया? पहले मुसलमानों को मारा, घर उड़ा दिए, दुकानें उड़ा दी, अब वक्फ पे आया। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी आप बार बार कहते हैं पसमंदा मुसलमान, गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया था। हम सबसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला जरूर मौका देता है अपना गुनाह साफ पाप धोने का। आपने वक्फ पे PDP के कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए MLA पुलवामा वो PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने NC को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने वक्फ मामले पर NC पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने भाजपा के साथ खुल्लम खुल्ला सौदेबाजी की है। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 300 लोगों को लगवाए, कर दी। उसके बाद आपने 6 महीने में हासिल क्या किया, मुझे यह बताओ। जिस स्टेटहुड की आपको सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को लड़ाई करनी है, मुसलमानों की 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी करनी है, तो जाए कि बिजली का पतिम 30 वरी कशीर पे यस ते फंडी गस तथ में सु वनान सिर्फ हसा जवाब अकोई लाख लुक शहीद गसित मरित तम पे वन फारूक अब्दुल्ला जवाब अम वर कहीं थे अमर सिंह दुल्ला फारूक साहब ये ओर यह गर बेहन यह गुक बोज यह दोस यह गोर यह तिहद बेहन यम सात 5 अगस्त गो तम सात समझो यह तम पे समझो मुसलमान मुसलसल समझो यह फारूक साहब हसा अमर सिंह दुल्ला साहबन वो कि 5 अगस्त किस फैसलस मज हसा नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप BJP सत अमर सिंह दुल्तन वो कि 5 अगस्त कि फैसलस मज प्राइवेटली फारूक अब्दुल्ला साहब BJP सत हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एस.ए. दौलत ने उनकी लिखी गई किताब दी चीफ मिनिस्टर एंड दी स्पाई में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुताल्लिक़ तबसरे पर हंगामा आराई को मज़ाक का खैज़ करार दिया। एस.ए. दौलत ने कहा है कि इन्होंने अपनी किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कोई भी तनकीद नहीं की, बल्कि इन्होंने उनकी तारीफ़ की है। वाज़ेह है कि किताब में दफ़ा 370 के ख़ात्मे से कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का
जिक्र किया गया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एस ए दौलत से फ़ोन पर होने वाली बातचीत का जिक्र किया गया, जिस पर उस वक्त एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। इस वक्त एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एस ए दौलत के तबसरे को किताब की तशहीर के लिए एक घटिया हरबा करार दिया। आपको मालूम है वहां क्या बातें हुई, मुझे नहीं मालूम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने उमर साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं बताया गया। मैं अब आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं बताया गया। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट इज जो आप कह रही हैं वो ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार हमें अगर ये करना ही था तो हमें कॉन्फिडेंस में लेते, हमें बंद करने की क्या जरूरत थी, और शायद अगर जरूरत होती तो इसको हम असेंबली में भी पास करवा देते, लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो बंद कर दिया है। ही हैज नेवर सपोर्टेड द एब्रोगेशन, किसी ने भी कश्मीर में एब्रोगेशन को सपोर्ट नहीं किया है। ये तो कोर्ट गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट गया था मामला, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे थी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारी मुलाकात हुई हमें कुछ नहीं बताया गया, 3 अगस्त 2019 की। यस। और अगर हमें बताते तो हम उसका कोई फर्दर रास्ता बताते। हाँ, मतलब इतनी फौज यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, इतना कुछ बंद करने की क्या जरूरत थी? आपने तो कश्मीर ही बंद कर दिया, सारे लीडर तो बंद कर दिए थे। वो रास्ता क्या उसके सपोर्ट में होता या सपोर्ट में नहीं होता? विरोधी था 370 एबोगेशन के। देखिए ऐसा होता है कि सपोर्ट में तो 370 के एब्रोगेशन के सपोर्ट में कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी कश्मीरी लीडर कहता है कि इसके और भी तरीके हैं। यहां हथौड़ा मारने की क्या जरूरत है? एंड डोंट फॉरगेट, ये जो छोटा सा जो है फिक्र। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने रॉ के साबिक सरबराह एस ए दौलत की किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुताल्लिक तबसरे पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि साल 2014 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए एनसी की क़यादत रात के वक्त भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात किया करती थी। देखिए मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है। तो आज जो दुलत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल मिला है कि जब भी यहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो उन ज्यादतियों को नॉर्मलाइज किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और आज भी जो दुलत साहब ये इस राज का फाश कर रहे हैं, इस राज को बाहर ला रहे हैं, वो किसी गलत नीयत से नहीं ला रहे हैं। वो फारूक साहब की मदद करना चाहते हैं। वो दिल्ली वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके साथ किसी हद तक के लिए जाने के लिए तैयार है। कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, वो उड़ा दिया जाता है। मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। देखिए मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर राजशुमारी करानी है। फिर पीडीपी लीडर वो महबूबा मुफ्ती की दुख्तर अल्तजा मुफ्ती ने कहा है कि एनसी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर असम्बली में पीडीपी की जानिब से पेश करदा 3 बिल्स को खारिज कर दिया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस बात को ज़ाहिर करता है कि एनसी और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुआहदा तय है। अल्तजा मुफ्ती ने आज मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज की सरबराही अंजाम दी। चीफ विप
वो फारूक साहब की स्वेरिंग इन में भी थे, फ्रंट रो में थे। तो हम सब जानते हैं, कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि दुल्लत साहब का रिलेशनशिप जो अब्दुल्ला के साथ रहा है, ही इज बिन वेरी क्लोज, वो एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। अब देखिए उनसे जो बात निकल गई है उसमें क्या है, उनने ये कहा है कि जो फारूक साहब है प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे थे कि एब्रोगेशन होना चाहिए। उनको इस चीज का दुख था, अफसोस था कि बीजेपी इंडियन सरकार ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुल्लत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुल्लत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे, लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए, उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया है, उस पर व्हाइट वॉश किया है। तो आज भी बीजेपी लीडर वो वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने ऐसे दौलत की किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुताल्लिक़ तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दोस्त ही दोस्त का राज जानता है। साबिक़ रुआ सरबराह की किताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुताल्लिक़ तबसरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में दरख्शां इंद्राबी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबिक़ रुआ सरबराह की किताब में दफ़ा 370 और एनसी क़यादत के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ जारी तबसरों को मनगढ़ंत करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। एनसी की जानिब से इस ज़िमन में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि एस दौलत ने अपनी किताब में एनसी क़यादत से मुताल्लिक़ ऐसी कोई बात नहीं कही है, बल्कि मीडिया ने किताब के तबसरे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के मुंतज़िर हैं। वो जब भी कश्मीर आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे। जनूबी हिंद के शहर चेन्नई में एक सेमिनार को मुखातिब करते हुए मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने मुल्क भर में मजहबी हम आहंगी और भाईचारा पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि कश्मीर की हमेशा से ये रिवायत रही है कि यहाँ मुश्किल हालात में भी मजहबी रवादारी और भाईचारा बना रहता है। प्रेस क्लब श्रीनगर में आज ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए समिति के सरबराह सनीकांत चब ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करे और उनके देरीना मुतालिबात की यकसोई करे। आज ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तले, उसके बैनर के तले हमारे आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, हमारे लैंड ओनर्स, मालिकम चौकीदार, हमारे तमाम लोग साथी यहाँ पे मीटिंग का जो आयोजन किया गया था, किसी तरीके से जो है हमारा बाहर प्रदर्शन नहीं हो पाया, जो कि आज प्रेस क्लब के अंदर जो है कश्मीर के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। हमारी पहले से काफी लंबे समय से डिमांड है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इनको इनका इंसाफ मिलेगा। सरकारें बनती हैं, मैनिफेस्टो में इनके नाम आते हैं, लिस्टें बन जाती हैं। जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर इनके जो है बातें असेंबली के अंदर नहीं बल्कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात होती है। अपनी गाड़ियां, अपने प्रोटोकॉल, अपने बंगले, अपनी कोठियां नहीं बनाने की बात होती है। लेकिन हमारे इन मासूम लोगों की बात क्यों नहीं होती जो लाइन में सर्दी, गर्मी, बर्फ में वोट डालने के लिए खड़े होते हैं? इनके लिए इंसाफ की बात क्यों नहीं होती? तीसरा, लैंड ओनर को कंपनसेशन, जहां उसके बदले जाब देने की जो बात की थी वो लागू होना चाहिए। और चौथा, हमारा जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो उनके लिए फ्रेम होनी चाहिए। अगर 4 मुख्य डिमांड है, अगर उस पर कोई भी बात 30 तारीख तक नहीं होती और हम लोग ना कोई मीटिंग इनसे करेंगे ना मेमोरेंडम इनको देंगे, हम लोग सीधा रेजुलेशन, जहां हमें ऑर्डर बिल पास चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर 30 तारीख तक नहीं करते तो 30 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो डिपार्टमेंट हमसे जुड़े हैं, वो काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। कोई घर भी नहीं बैठेगा, अपने दफ्तरों के बाहर, स्कूलों के बाहर, पंचायत घरों के अंदर फैमिली के
तरीके समेत वो तमाम लोग बैठेंगे, और अगर उसका कोई भी नुकसान होता है तो प्रशासन या सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। और मैं खुद जम्मू जीवल चौक प्रेस क्लब के बाहर धरने में बैठूंगा, और जितने संगठन हमारे साथ हैं वो साथ देने के हमारे साथ जो है राब्ता करें, और कुछ संगठन भी आएंगे, लेकिन अब हम अपना हक लेके छोड़ेंगे, अब और हम चुप नहीं बैठेंगे। काफी सह लिया, काफी सुन लिया, काफी देख लिया, इनकी बंद जो आंखें हैं और कान जो इनके बंद हैं वो खोलने का काम संघर्ष समिति करेगी, वो हमारे लोग करेंगे, हमारी महिलाएं करेगी, हमारे नौजवान साथी करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा दबोचा है हम लोगों को। और हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक माली कम चौकीदार है जो पिछले 22 साल से बिना पैसों के काम कर रहा है, और हमारी आशा वर्करें पहाड़ एरिया में, हॉस्पिटल्स में, घरों में काम करने के बाद 2000 का इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, और मिड डे मील कुक खाना बनाने के बाद 900 रुपया जो महीने का दिया जाता है, और 30 रुपया दिहाड़ी दी जाती है। यह जम्मू कश्मीर की हालात है। और सीपीडब्ल्यू वर्कर 50 से 100 रुपया महीने का तनख्वाह दी जाती है। यह है जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात। और बात की जाती है बड़े बड़े इलेक्शन जीतने के बाद इनको देखा जाता है कि नहीं, हम पहले मुद्दा हल करेंगे। बजट सेशन के अंदर मुद्दा ना हल करते हुए पूछ रहा हमारा एक भाई जो मालिकम चौकीदार था, वो हार्ट अटैक से उसने भी जान गंवाई। दुख है हमें ऐसे लोगों पे कि जो ऐसे लोग वोट लेते हैं इनसे, और जब अपने बंगले संवारने के लिए वहां बिजी हो जाते हैं इनको भूल जाते हैं। वो अब हम ये नहीं होने देंगे। 30 तारीख के बाद उग्र रूप में तमाम डिस्ट्रिक्ट जितनी हमारी जुड़ी हमारे साथ, हर जगह धरना और प्रदर्शन होगा और काम छोड़ हड़ताल होगी। यह हमारी प्लान है। आज अनंतनाग का एनडीए पार्लिमानी अराकीन ने दौरा किया। बीजेपी रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा के बशमूल दीगर अराकीन ने आज जिले के आला अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास को अराकीन पार्लिमान ने मुखातिब किया। पार्लियामेंट के अराकीन ने अपने दौरे के दौरान अनंतनाग में नज़्म व नुस्ख और पंचायती निज़ाम की कारकर्दगियों का भी जायजा लिया। इन विकास एवं पंचायती राज का टूर है, उसमें हम लोग साइट विजिट किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बने, मनरेगा में जो स्टेप्स बने हैं, और जो सरकारी योजना जो यहाँ पे क्रियान्वित होती है उसका कैसे एक PMGSY का एक रोड भी हम लोग तर्जुमा किए हैं। उसके बाद अभी NRLM के विभिन्न स्टॉल से बात करके जो सरकार की योजना है इसके बारे में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और दोपहर में श्रीनगर में मीटिंग है, उसके बाद जो कमियां हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे, और यही कोशिश रहेगा कि सरकार की योजना लोगों तक पहुंच पाए। तो प्रोटोकॉल जो जिला इंतजामिया की जानिब से रहा उसके हवाले प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी सब मदद मिल रही है। हम चाहते हैं कि जो असलियत है, जो ज़मीनी स्थलीय असलियत है, हम तक पहुँचे ताकि हम सरकार तक पहुँचा पाए। पार्लियामेंट डेलीगेशन के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से अक्कड़ पार्क में जो है एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे, और पार्लियामेंट डेलीगेशन ने इन स्टॉल्स का मुआयना करके सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हवाले से भी यहाँ पे लोगों को जानकारी फराहम की है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। श्रीनगर और गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में आज साइबर पुलिस ने छापे मारे। छापेमार कार्रवाई के दौरान साइबर जराइम से मुताल्लिक़ दर्ज मुकदमात में छानबीन की गई। इस दौरान ऐसे साइबर अकाउंट्स की जांच पड़ताल की गई जिससे मुताल्लिक़ शिकायत दर्ज हैं। बिलखुसूस रकमी लेन देन, माली जालसाजियों से मुताल्लिक़ मुकदमात में पुलिस ने मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी इरफान पठान कश्मीर के दौरे पर हैं। आज इन्होंने श्रीनगर में एपिक क्रिकेट लीग के आगाज़ के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन्होंने कश्मीर में मुनक़्क़दा होने वाले मुकाबलों पर अपनी मसरत का इजहार किया। हमने तब लगभग 50 से 60 हजार लोगों को जो क्रिकेटर्स थे उनको क्रिकेट खिलाया था। और ये जो मसला है जो मैटिंग का, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ना 22 + 2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला दे लेता तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे ना ज्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त के जहां पे मैटिंग है, जिसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है उसमें से एक को टर्फ विकेट बनाई जाए ताकि एटलीस्ट वो टर्फ विकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। सो हम श्योर जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसे या हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है
کہ جو کشمیر کے بچے ہیں نا ان کو اپارچونیٹی چاہیے اچھا کرکٹ کھیلنے کی, کیونکہ کرکٹ سے انہیں بڑی محبت ہے, بہت محنت کرتے ہیں. میں خود کافی لڑکوں کے ساتھ ابھی تک ٹچ میں ہوں جو میں جانتا ہوں, چاہے وہ میں نام ابھی اس لیے نہیں لینا چاہوں گا وہ لڑکوں کا کیونکہ اچھی جگہ پہ ابھی کھیل رہے ہیں, اور ابھی میں یہاں پہ آفیشیل پوزیشن پہ نہیں ہوں لیکن سب کے ساتھ میں ٹچ میں ہوں. جتنا میرا جو کنٹریبیوشن رہتا ہے چاہے وہ مینٹرشپ کا یا جب بات کرنا ہے یا کوئی اور سپورٹ سسٹم کا, یہاں تک کہ انجری مینجمنٹ کا بھی, وہ میں ابھی بھی کرتا ہوں. جہاں جتنی میری قابلیت ہے اتنا میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے یہاں پہ جو لڑکے ہیں ان کی محنت سے مجھے بڑی محبت ہے. کیونکہ میں نے کسی بھی لڑکی کو یہاں پہ نہیں دیکھا تھا جو محنت کرنے کو تیار نہیں تھا, ہر کوئی محنت کرنا چاہتا تھا. جو میں نے 2 سال نکالے, میں خود کپواڑہ جاتا تھا, میں بارامولہ گیا ہوں, میں الگ الگ جگہ پہ میں لڑکوں کے ٹرائلز کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں ایک دن کپواڑہ گیا تھا ایک اسپیشل لیفٹ آرم فاسٹ بال کو دیکھنے کے لیے اس کی میچ میں, تو بڑا مزہ آتا تھا. اور یہ دیکھ کے مزہ آتا تھا کہ یہاں پہ شدت بہت ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, پاکستانی فوجی سربراہ کا اشتعال انگیز بیان. بھارت نے کیا مسترد, کہا مقبوضہ علاقوں سے پاکستان تخلیہ کرے. متنازع وقف قانون کے نفاذ پر سپریم کورٹ نے تاحکم ثانی عائد کی پابندی. عدالت عظمیٰ کی عارضی روک کا مسلم قائدین اور تنظیموں نے کیا خیر مقدم. مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرنے والے مساجد مسمار کرتے ہیں. پی ڈی پی کنونشن میں بھاجپا پر محبوبہ مفتی برس پڑی. ایسے دولت کی کتاب پر این سی کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ. میری کتاب میں فاروق عبداللہ کی تعریف ہے, تنقید نہیں. سابق را چیف کی وضاحت. میڈیا نے سابق را سربراہ کے تبصرے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. نیشنل کانفرنس کا بیان. ہم کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے منتظر ہیں. مفتی ناصر الاسلام کا بیان. کہا ہم ان کا دل سے کرتے ہیں استقبال. اور سری نگر اور گاندربل میں کئی ایک مقامات پر سائبر پولیس نے مارے چھاپے. سائبر جرائم سے متعلق کی گئی چھان-بین. اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر اختتام کو پہنچا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.